नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मील स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम पे। इतिहास का ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम ये इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है और आजकल इसमें एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जा रहे हैं। तो आज हम भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम पे चर्चा करेंगे कि 1885 में कैसे स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ और कैसे हमने आज़ादी प्राप्त की। लेकिन लंबे संघर्ष हमारा आज़ादी के लिए हमने लड़ा, उस पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इस भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कहाँ से मानते हैं? तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हम कांग्रेस की स्थापना से मानते हैं। ये 3 चरणों में हमारा स्वतंत्रता संग्राम चलता है। 3 चरण माने गए। इसके जो प्रथम चरण माना गया है, इसका माना गया है 1885 1885 से लेके 1905 तक, और इसको हम इतिहास में बोलते हैं उदारवादी युग। उदारवादी युग, या आप लोगों ने पढ़ा होगा नरम दल। इतिहास का स्वतंत्रता संग्राम का दूसरा जो काल है 1905 से लेकर 1919 तक, इसको इतिहास में हम बोलते हैं उग्रवादी युग। उग्रवादी युग के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, और इसको हम बोलते हैं गरम दल। नरम दल उदार विचारों के थे, इस कारण नरम दल कहलाया। उग्र विचारों के थे उग्रवादी, तो गरम दल। और इतिहास का स्वतंत्रता संग्राम का तीसरा जो पार्ट है महत्वपूर्ण, 1919 से लेके 1947 तक, 47 तक, और इसको हम इतिहास में नाम देते हैं गांधी युग के नाम से। गांधी युग के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस काल में भारतीय राजनीति मंच पे गांधी जी का पदार्पण होता है, और गांधी जी 1919 से 1947 तक भारतीय राजनीति की धुरी रहे। पूरी राजनीति इन्हीं पे टिकी हुई थी। इस कारण 3 चरणों में बांट के हम लोग इस आंदोलन का, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रथम 1885 में ही स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ क्यों मानते हैं हम लोग, कि 1885 में क्यों प्रारंभ, ऐसा क्या हुआ था? तो 1885 से पहले आप लोगों ने चर्चा की थी कि 1857 का गदर या 1857 का विद्रोह, जिसको हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, कुछ राष्ट्रीय विद्रोह भी कहते हैं, किंतु 1857 का स्वतंत्रता हमारा जो संग्राम था, इसको अंग्रेजों ने 1 वर्ष के अंदर कुचल दिया और हम असफल रहे। तो 1857 से लेके 1885 तक भारत में बिल्कुल शांति थी, कोई भी बड़ी राजनीतिक गतिविधि नहीं हुई। तो राजनीतिक शांति थी, इस कारण कहते हैं 1885 में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ मानते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे, जिसको हम बोलते हैं एओ ह्यूम के नाम से जानते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम। तो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जो इसमें शिमला में रह रहे थे, एओ ह्यूम, इन्होंने कहते हैं कि एक राष्ट्रीय संस्था गठन किया जिसमें पूरे भारत के युवा या पूरे भारत के लोग जिसमें सम्मिलित हो सकें। उस राष्ट्रीय संस्था का नाम रखा गया 1884 में 1884 में एओ ह्यूम महोदय ने एक संस्था गठन किया जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया ए ह्यूम ने 1884 में। ठीक है जी। अब भारतीय राष्ट्रीय संघ का प्रथम जो अधिवेशन होना था वो कहाँ होना था? वो होना था पूना में। ठीक है। इससे पहले हुम साहब से, ए हुम से हमारे राष्ट्रीय नेता बड़े प्रसिद्ध रहे भी, दादा भाई नौरोजी।
आपने नाम सुना होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी हुम से मिलते हैं और हुम को सुझाव देते हैं कि हुम साहब, ये संघ नाम है ये जम नहीं रहा, तो बोले सम के स्थान पर कुछ नाम और चेंज करो। तो कहते हैं दादा भाई नौरोजी के सलाह पर या इनके आग्रह पर ए हुम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम चेंज करके क्या कर दिया, भारतीय राष्ट्रीय संघ के स्थान पे नाम दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यहां एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन क्या बन रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसकी सलाह पर या किसके आग्रह पर रखा गया, तो दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी के आग्रह पर भी हुम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम चेंज करके कर दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो याद रखना, शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसके नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम चला था, उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ के स्थान पर अब कर दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो कहां होना था, पुणे में। किंतु उसी समय कहते हैं पुणे में प्लेग फैल गया। तो प्लेग फैलने का इसका प्रथम जो अधिवेशन होता है, प्रथम इसका जो अधिवेशन हुआ वो कहां हुआ, बंबई में। वो आज का मुंबई, उस समय का बंबई में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए वो एग्जाम की दृष्टि से सारे महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारा प्रथम जो अधिवेशन है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां होना था, पूना। पूना में होना था, किंतु पूना में प्लेग फैल गया, इस कारण कहां हुआ, बंबई में। 28 दिसंबर 1885 28 दिसंबर 1885 को बंबई 1885 को बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1885। अब प्रश्न उपस्थित है बंबई में स्थान कौन सा, जिस स्थान पर यह अधिवेशन हुआ, वो भी आपको एग्जाम के दृष्टि से ध्यान महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंबई में जो अधिवेशन होता है बच्चों, वो होता है गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में या कॉलेज में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, मतलब ये संस्कृत कॉलेज थी। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय या संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां होता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। अब प्रश्न आता है कि कांग्रेस का प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन बने, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र। तो इसके प्रथम इसके अध्यक्ष कौन बने, तो अध्यक्ष बनते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, जैसे फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया। तो इसमें भाग लेने वाले जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी, 72 सदस्यों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में या प्रथम अधिवेशन में भाग लेते हैं। WC बनर्जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है जी, प्रथम अधिवेशन हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और शुरू में कांग्रेस की छोटी छोटी मांगे थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारत का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ मानते हैं। तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है वह 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में प्रारंभ होता है और प्रथम चरण 1905 तक चलता है।
अब कहते हैं इस चरण की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी हुई? उदारवादी युग। प्रथम चरण उदारवादी युग, उदारवादी युग या नरम दल। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हो गया, डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में होता है। और उदारवादी युग, तो अब हमारे सामने एक प्रश्न उपस्थित होता है कि इसको उदारवादी युग क्यों कहा जाता है या नरम दल क्यों कहा जाता है? क्योंकि कांग्रेस की बागडोर इस समय उदारवादियों के हाथों में थी। अब इनको उदारवादी क्यों कहा गया? शुरू के जो कांग्रेस के नेता थे, वो जो लीडर थे, वो बहुत ही उदार विचारों के थे। वे संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। इनको उदार क्यों कहा गया? वे संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। क्यों? क्योंकि इनके जो मांग के तरीके थे, सरकार के सामने अपनी मांग रखते, क्योंकि संवैधानिक तरीके से ये अपनी मांग रखते। जैसे ये सरकार के सामने अपनी मांग रखते, जैसे एक भी प्रार्थना पत्र के द्वारा सरकार ने वो मांग नहीं मानी तो समरण पत्र या रिमाइंडर भेज दिया। सरकार ने फिर भी बात नहीं मानी तो शिष्टमंडल जाके मिलाया। तो ये संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते, नहीं तो उग्र प्रदर्शन करते थे, नहीं बहिष्कार जैसा इनमें कोई चीज थी। तो संवैधानिक तरीकों में विश्वास करने कारण और शुरू के जो उदारवादी थे वो कहते हैं अंग्रेजों को न्यायप्रिय मानते थे कि हम संवैधानिक तरीके से इनके सामने हमारी बात रखेंगे तो ये क्या करेंगे, भी हमारी बात को मानेंगे। अंग्रेज बड़े ही न्यायप्रिय हैं। तो शुरू के उदारवादी थे, उनको भी सरकार को न्यायप्रिय मानते थे। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में इनका विश्वास था और संवैधानिक तरीकों में विश्वास करने के कारण इसका नाम रखा गया उदारवादी युग। अब प्रश्न उपस्थित होता है अगला कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या आ रहा है कि शुरू के उदारवादी थे कौन? शुरू के महत्वपूर्ण कांग्रेस के नेता कौन थे? उदारवादी कौन थे जिनके हाथों में कांग्रेस की बागडोर थी? जिसमें उदारवादी नेताओं में सबसे पहले हम ले सकते हैं दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा। ये शुरू के कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेता थे, जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाचा। ये प्रमुख शुरू के कांग्रेस के उदारवादी थे जिनके हाथों में शुरू में कांग्रेस की बागडोर थी। ठीक है जी। अब कहते हैं कि कांग्रेस के उदारवादी नेता इन्हीं के कहते हैं कि संरक्षण में कांग्रेस जो नामक जो शिशु जन्म हुआ था उसका कहते हैं कि विकास से होता है। अब उदारवादी युग की कहते हैं घटनाएं कौन सी घटित हुई हमारे सत्ता संग्राम में? उदारवादी युग की प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाएं। उससे पहले अपने चर्चा करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने। तो एक अंग्रेज ने ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज ने कांग्रेस की स्थापना क्यों की? क्योंकि ए ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की तो बड़ा विवाद का प्रश्न है कि ए ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना क्यों की, अंग्रेज ने क्यों की? क्योंकि कांग्रेस की के नेतृत्व में भारत का सत्ता संग्राम चला था। ए ह्यूम क्या था? एक अंग्रेज था। तो अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी? तो ये बड़ा विवाद का प्रश्न रहा है। तो ए ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। उसी समय कहते हैं भारत का जो गवर्नर जनरल था, भारत के जो गवर्नर जनरल या भारत के वाइसराय थे, तो कांग्रेस की स्थापना के समय 1885 में भारत के जो गवर्नर जनरल कौन थे? उसमें भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डफरिन भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे, जिसमें कांग्रेस की स्थापना हुई। तो कुछ लोग कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं कि लॉर्ड डफरिन के कहने पर ही ए ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। किंतु इसी में विवाद खड़ा हुआ भी। सबसे पहले इसमें कहते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए कांग्रेस की स्थापना की। तो 1916 में यंग इंडिया में लाला लाजपत राय का एक लेख प्रकाशित हुआ।
उसमें लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना का मूल कारण बताया सुरक्षा वॉल या सेफ्टी वॉल का सिद्धांत। उन्होंने सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दिया, सुरक्षा वॉल का सिद्धांत। सेफ्टी वॉल या सुरक्षा वॉल का सिद्धांत दिया लाला लाजपत राय ने। तो सुरक्षा वॉल क्या है, सेफ्टी वॉल है क्या? तो लाला लाजपत राय ने सर्वप्रथम कहा कि अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए ही कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने तर्क दिया कि 1857 की क्रांति के बाद कहते 1885 तक भारत में बिल्कुल राजनीतिक शांति थी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक शांति है और अब अंग्रेजों को डर सताने लगा कि इतनी शांति कैसे है, इतनी शांति है कैसे, भारतीयों के मनों में क्या चल रहा हमारे प्रति, ये हमारे प्रति क्या योजना बना रहे हैं। तो इसका पता लगाने के लिए कहते हैं लॉर्ड डफरिन के कहने पर भी ए हुम ने कांग्रेस की स्थापना की कि भारत के जो भी मध्यम वर्ग या शिक्षित युवा वर्ग है उसको कहते हैं कि हम साल में एक बार इनका अधिवेशन बुलाएंगे और अधिवेशन बुलाएंगे, उसमें ये आके एकत्रित होंगे और यहाँ आके कहते हैं कि इनके मनों में क्या चल रहा है वो हमें पता चल जाएगा। मतलब कि इनको जो मनों में चल रहा है, क्या हमारे प्रति इनके विचार है, क्या हमारे प्रति इनकी ये योजना बन रही है, उसका हमें पता चल जाएगा। साथ ही इनके जो हमारे प्रति इनके मनों जो आक्रोश है वो आक्रोश भी बाहर निकल जाएगा, इस कारण ये शांति हो जाएंगी। तो भारतीयों के मनों में हमारे प्रति क्या चल रहा है भी इसकी जानकारी लेने के लिए कहते हैं कि डफरिन के कहने पे हुम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। तो लाला लाजपत राय ने क्या दिया था, सेफ्टी वॉल का सिद्धांत कि अंग्रेजों ने सेफ्टी वॉल के तहत अपनी सुरक्षा के लिए कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, तो लाला जी ने 1916 में यंग इंडिया में अपना लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दिया। किंतु इस पे राष्ट्रवादी इतिहासकारों में मतभेद है। कहते हैं कि हुम है वो भारत का भला करना चाहते थे, इस कारण हुम ने कांग्रेस की स्थापना की। अब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हमने चर्चा की कि कांग्रेस के शुरू के जो अधिवेशन है वो बड़े ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो कब होता है? तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है हमने अभी चर्चा की 1885 28 दिसंबर 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका प्रथम अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की और इसमें भाग लेने वाले कुल सदस्य थे 72 सदस्यों ने प्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। ठीक है जी। अब WC बनर्जी इसके अध्यक्ष बने। तो यहां एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन क्या आ रहा है कि कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन थे? तो बनर्जी भारतीय ईसाई थे, तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वो ईसाई थे, वो थे WC बनर्जी। अब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, तो कांग्रेस का दूसरे अधिवेशन पे अपने चर्चा करें तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन भी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में डिसाइड कर लिया है। कांग्रेस के प्रतिवर्ष अधिवेशन है जो वार्षिक अधिवेशन है दिसंबर के लास्ट वीक के होंगे। तो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है वो दिसंबर 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है। वो कहां होता है? कलकत्ता में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ दिसंबर 1886 में और इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं? दादा भाई नौरोजी इसमें अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के। तो कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन हुआ भी, द्वितीय अधिवेशन और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने। अब दूसरे अधिवेशन में भाग लेने वाले कुल सदस्य कितने थे? तो कहते हैं दूसरे अधिवेशन में 434 मतलब 434 सदस्यों ने कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में भाग लिया। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में द्वितीय अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। अब यहां एक और क्वेश्चन बन गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी का जो जन्म था वो थे पारसी, तो प्रथम पारसी अध्यक्ष बनते हैं कलकत्ता अधिवेशन में 1886 में दादा भाई नौरोजी। भाग लेने वाले सदस्य थे 434। ठीक है जी। अब कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन भी महत्वपूर्ण है। तीसरा अधिवेशन 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां हुआ?
मद्रास, आजकल का चेन्नई, आजकल चेन्नई, किंतु हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम इसको मद्रास ही पढ़ेंगे। कांग्रेस का भी तीसरा अधिवेशन हुआ मद्रास में। किसकी अध्यक्षता में हुआ? बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है मद्रास में। ठीक है, तीसरा अधिवेशन मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में। और इसमें भाग लेने वाले सदस्य कितने थे? 607 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। 607 सदस्य इसमें भाग लेते हैं। बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में होता है। यहां भी एक प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के बनते हैं अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 607 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। इसके बाद कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन है वो भी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से भी 1888 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ। कहां हुआ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहां? यूपी। इलाहाबाद यूपी में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की? जॉर्ज यूले। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले या यूल। जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, भी तीसरा अधिवेशन इलाहाबाद में जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में होता है। और इसमें भाग लेने वाले सदस्य कितने थे? तो यह भी महत्वपूर्ण है, 1248 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। तो यहां भी क्वेश्चन बना, यह भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष बने प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने? जॉर्ज यूले, इलाहाबाद में चौथे अधिवेशन में। तो ये चारों अधिवेशन महत्वपूर्ण है। प्रथम अधिवेशन बंबई में WC बनर्जी की अध्यक्षता में, दूसरा कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, तीसरा मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में और चौथा है भी इलाहाबाद में जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में। ठीक है, यूले की अध्यक्षता में। पहला अध्यक्ष ईसाई, दूसरा भारतीय ईसाई, दूसरा पारसी, तीसरा आपके मुस्लिम और चौथा है अंग्रेज। ये शुरू के 4 महत्वपूर्ण अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72, दूसरे में भाग लेने वाले सदस्य 434, तीसरे में 607 और चौथे में 1248 सदस्यों ने भाग लिया। ये कांग्रेस के शुरू के महत्वपूर्ण अधिवेशन 4, इनको आपको याद रखना है क्योंकि इन पे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब अपने चर्चा करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना होगी। अब कांग्रेस के शुरू में सरकार से क्या मांगे रखी? तो आपने देखा होगा शुरू में कांग्रेस की बागडोर किसके हाथों में? उदारवादियों में। ये अंग्रेजों को न्यायप्रिय मानते हैं, उनकी न्यायप्रियता में ये विश्वास करते हैं। इस कारण उदारवादियों ने सरकार के सामने कोई बड़ी मांगे नहीं रखी, ब्रिटिश सरकार के सामने छोटी छोटी मांगे रखी। जैसे इनकी छोटी छोटी मांगे शुरू में कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे? छोटी छोटी मांगे क्या थी कि सैनिक खर्चों में कटौती की जाए, सैनिक खर्चों में बहुत अधिक खर्चे करे, उसमें 50% कटौती करो। केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभाओं की सदस्य संख्या में वृद्धि करो और उनमें गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखो। मतलब प्रांतों में, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में विधानसभा होती थी और एक सेंटर में केंद्रीय विधानसभा होती थी। उनमें कहते हैं अधिकांश में सरकारी सदस्यों का बहुमत था। तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं की सदस्य संख्या में वृद्धि करो और गैर सरकारी सदस्यों का इनमें बहुमत होना चाहिए। साथ ही जो सिविल सर्विसेज थी, जिसकी एग्जाम है इंडियन सिविल सर्विसेज की, इंग्लैंड में होती थी, कहा कि उसके स्थान पर लंदन के स्थान साथ साथ भारत में भी इसकी एग्जाम होनी चाहिए। उसमें इंडियन सिविल सर्विसेज की एज क्या रख रखी थी? 19 साल। तो उन्होंने कहा कि उसको बढ़ा के 23 साल करो। ठीक है, और ब्रिटेन से जो कपड़ा भारत में आता था उस पर कोई आयात कर नहीं लगता था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि विदेशों से जो कपड़ा भारत में आता है उस पर आयात कर लगा जाए, क्योंकि भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने के लिए भी उस पर आयात कर लगाना
चाहिए। तो इस पे आयात कर, तो इंग्लैंड से आने वाले वस्त्र पर या इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं पर कहते हैं, या विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर आयात कर लगाया जाए। ठीक है, उसके साथ ही भी सेवाओं का भारतीयकरण हो। तो इनकी ये छोटी छोटी मांगे थी सरकार के सामने रखी। और भारतीय, इसके साथ एक महत्वपूर्ण मांग थी, भारतीय राजकोष से जो आप खर्चे कर रहे हो उस खर्चे की जांच करने के लिए एक रॉयल कमीशन का गठन होना चाहिए। तो भारतीय व्यय की समीक्षा करने के लिए, भारतीय व्यय की जांच करने के लिए भी कांग्रेस ने किसकी मांग की? एक रॉयल कमीशन की मांग की कि रॉयल कमीशन का गठन करो जो इसकी जांच करे। किंतु शुरू में हमने सरकार के सामने मांगे रखी, वी हमारी कोई भी लगभग मांगे नहीं मानेगी। उदारवादी लगभग शुरू में ऐसे पर है क्योंकि ये अपनी मांग रखते और सरकार इनकी मांगे नहीं मान रही थी। किंतु इनमें इनकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता एक मानी गई है, वह भारतीय राजकोष से जो व्यय खर्चा किया जा रहा था, जो व्यय हो रहा था, उसकी जांच करने के लिए उदारवादियों के दबाव में आके सरकार ने एक रॉयल कमीशन का गठन किया, जो भारतीय इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? वेलवाई आयोग। तो भारतीय, इनकी सफलता क्या थी उदारवादियों की? भारतीय राजकोष से वे मतलब खर्चे, वे की समीक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन किया, उसका नाम था वेलवाई आयोग। वेलवाई आयोग का गठन तो हमारे लिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय राजकोष से जो व्यय होता था, जो खर्चे, तो उसकी समीक्षा के लिए कांग्रेस बार बार मांग कर रही थी कि एक रॉयल कमीशन का गठन किया जाए। और यहां उदारवादियों को सफलता मिली। इनके दबाव में आके सरकार ने भारतीय खर्चों या व्यय की समीक्षा करने के लिए वेलवाई आयोग का गठन किया। तो आपको याद रखना है, भारतीय व्यय की समीक्षा करने के लिए सरकार ने कौन सा रॉयल कमीशन बनाया? वेलवाई आयोग का गठन किया। यह उदारवादियों की शुरू में हम सफलता मान सकते हैं कि उदारवादियों की सफलता थी ये। किंतु इनकी अधिकांश मांगों पर अंग्रेजों ने अनसुना किया, उन पे गौर नहीं किया। किंतु कहते हैं कि भी उसमें कांग्रेस थी एक नवजात शिशु के समान थी। अगर उदारवादी भी और अधिक बड़ी मांगे रखते तो शायद अंग्रेजों के पास एक विशाल साम्राज्य, वो कहते हैं, इस नवजात शिशु को कुचल देते। इस कारण कांग्रेस ने शुरू में भारत में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया। अपनी भारत में कांग्रेस ने जड़ों को मजबूत करने का कार्य किया। ये उदारवादियों को हम शुरू में सफलता मान सकते हैं। उसके बाद भी इसी प्रथम चरण में कि अब प्रथम चरण के अंतिम चरण में युवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आगे, और जिनको हम उग्रवादी भी कहते हैं, उग्रवादियों का नेतृत्व कर रहे थे लाल बाल और पाल। तो इसमें अब युवा कांग्रेस में आगे, और कांग्रेस में लाल बाल पाल, जिनका नाम आपने खूब सुना है, छोटी क्लासों में खूब पढ़ा है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जैसे उग्र विचारों के जो युवा थे वो कांग्रेस में आ गए। ठीक है, और इनको ये उदारवादियों की नीतियों में विश्वास नहीं करते थे कि इन्होंने जो उदारवादियों की जो मांगे थी उनको राजनीतिक भिक्षावर्ती की संज्ञा दी कि आप अंग्रेजों के सामने भीख मांग रहे हो। तो राजनीतिक क्या संज्ञा दी इसको? भिक्षावर्ती की संज्ञा दी कि आप अंग्रेजों से भीख मांग रहे हो। राजनीतिक भिक्षावर्ती की संज्ञा देके इसकी क्या की? आलोचना की। ठीक है, जिसकी आलोचना की राजनीतिक भिक्षावर्ती की इसको संज्ञा देके उदारवादियों की इन नीतियों की। तो उग्रवादी युवा है वो कांग्रेस में आ गए, उदारवादियों की नीतियों से वो असंतुष्ट थे। किंतु ये कहानी चलती रही। अब 1905 तक यही कहानी चलती रही। उदारवादियों का कांग्रेस में बहुमत था, कोई बड़ी विशेष घटना नहीं घटित हुई। अब कहते हैं युवा कांग्रेस में आ गए, किंतु 1905 में एक ऐसी घटना घटी जिसने कहते हैं युवाओं को और अधिक उग्र कर दिया। युवाओं को उग्र कर दिया। जो आपने सबने पढ़ा होगा वो वह महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? बंगाल विभाजन, बंग भंग। बंगाल विभाजन ने कहते हैं उग्रवादियों को और अधिक उग्र कर दिया, और वह कहते हैं कि उदारवादियों की नीतियों से पूरी तरह असंतुष्ट हो जाते हैं। तो 1905 में ऐसा क्या घटित हुआ? तो 1905 का वर्ष आता है। 1905 के वर्ष में आपने खूब पढ़ा छोटी क्लासों में, बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन, या जिसको हम किस नाम से जानते हैं? बंग भंग। बंगाल विभाजन या बंग भंग। तो बंगाल विभाजन किसने किया? खूब पढ़ा आपने, जैसा आपको बताता है अभी, लॉर्ड
कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने कहते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन करता है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया। अब क्वेश्चन उपस्थित हुआ है कि 1905 में भी बंगाल विभाजन क्यों किया गया, सरकार ने इसके लिए क्या बताया। तो उस समय का जो बंगाल था, ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में सबसे बड़ा प्रांत था बंगाल। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा प्रांत था बंगाल। और उस समय के बंगाल में आज का क्या क्या था, उस समय के बंगाल में आज का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश, साथ में असम का क्षेत्र। तो इतना बड़ा भारत का सबसे बड़ा प्रांत था उसमें का, जिसमें बिहार भी, उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, बांग्लादेश है और असम का बहुत बड़ा क्षेत्र इसमें आता था। तो इस विशाल बंगाल, और ये विशाल बंगाल था भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमुख केंद्र था। और आपने पढ़ा होगा कि अंग्रेजों की भारत में नीति क्या थी राज करने की, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति अंग्रेजों ने भारत में हमेशा अपनाई थी। और इसी के तहत उन्होंने बंगाल विभाजन किया, हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने के लिए इन्होंने बंगाल विभाजन किया। और कहते बंगाल विभाजन का लॉर्ड कर्जन ने कारण क्या बताया, बंगाल विभाजन का कारण सरकार ने क्या बताया कि क्यों बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। बंगाल विभाजन का कारण सरकार बताती है, लॉर्ड कर्जन ने बताया प्रशासनिक असुविधा। प्रशासनिक असुविधा, प्रशासनिक असुविधा, प्रशासनिक असुविधा का सरकार ने बहाना बनाया कि सरकार ने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है और इतने बड़े प्रांत पर कहते हैं कि शासन है वो आसानी से चलाया नहीं जा सकता, वहां प्रशासनिक असुविधा होती है। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। तो सरकार ने कारण बताया प्रशासनिक असुविधा का बहाना बनाकर कहते हैं लॉर्ड कर्जन ने या सरकार ने इसका विभाजन किया, किंतु वास्तविक कारण कहते हैं कुछ और ही था। क्यों? क्योंकि कहते हैं बंगाल था वह भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमुख केंद्र था। कहते हैं भी एक बंगाल था क्योंकि बंगाल में सबसे पहले पाश्चात्य शिक्षा आई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना, पाश्चात्य विश्वविद्यालय प्रथम, कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापना, जिसकी स्थापना सबसे पहले बंगाल में हुई थी। तो बंगाल कहते हैं भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमुख केंद्र था। और इस भारतीय राष्ट्रीयता को कुचलने के लिए और फूट डालो राज करो की नीति के तहत अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। तो बंगाल विभाजन का मूल कारण क्या मानते हैं, भारतीय राष्ट्रीयता पर प्रहार करना, भारतीय राष्ट्रीयता को कुचलना। मतलब संगठित बंगाल था भी वह भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमुख केंद्र था। तो लॉर्ड कर्जन है भारतीय राष्ट्रीयता को खंडित करना चाहता था, भी फूट डालो राज करो की नीति के तहत वह हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहता। इसके लिए लॉर्ड कर्जन ने कहते हैं बंगाल विभाजन किया। तो बंगाल विभाजन का सरकार ने बहाना क्या बताया, प्रशासनिक असुविधा, किंतु वास्तविक कारण था भी भारतीय राष्ट्रीयता को चलना और भी एकीकृत बंगाल है वो भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमुख केंद्र था। तो भारत की राष्ट्रीयता को कुचलने के लिए और हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए फूट डालो राज करो की नीति के तहत कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। अब कहते हैं उस समय का बंगाल भी विशाल प्रांत, और इसमें बांटा कैसे, किस किस में बांटा। तो पहला क्वेश्चन तो बंगाल विभाजन की घोषणा की, बंगाल का विभाजन किया जाएगा। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ रहा है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। तो कहते हैं इसकी घोषणा कब की गई सरकार द्वारा, 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को सरकार ने बंगाल विभाजन की घोषणा की कि बंगाल का विभाजन हो किया जाएगा, बंगाल के 2 टुकड़े किया जाएंगे। उसके बाद आता है भी बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा, और बंगाल विभाजन किस दिन लागू किया गया। बंगाल विभाजन लागू किस दिन किया गया, तो लागू ये भी डेट याद रखना 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया। तो मॉडर्न में ये डेट बड़ी महत्वपूर्ण है कि मॉडर्न इंडिया में डेट आपको याद रखनी चाहिए। 19 जुलाई 1905 को भी बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, बंगाल का विभाजन किया जाएगा, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होता है। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हुआ। ये दोनों डेट आते हैं। अब कहते हैं कि उस समय का बंगाल, उससे का बंगाल क्या था। तो उस समय का जो बंगाल था वह उसके
विशाल प्रांत था, उसके दो टुकड़े किए गए। दो टुकड़े क्या किए गए? इसके दो टुकड़े किए, जैसे आज का बिहार, झारखंड और उड़ीसा, और वर्तमान का पश्चिमी बंगाल। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वर्तमान का पश्चिमी बंगाल, इसको बंगा के नाम दिया सिर्फ बंगाल। बंगाल, जो आजकल हम पश्चिमी बंगाल बोलते हैं वो नहीं, इसको सिर्फ बंगाल नाम दिया था। कई गाइडों में, कई किताब आपको मिलेगा फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, इसको सिर्फ बंगाल नाम दिया। वर्तमान का बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इसको नाम दिया बंगाल। और इसकी राजधानी, बंगाल की राजधानी क्या बनी? कलकत्ता। बंगाल की राजधानी बनाई कलकत्ता। और यहां किसका बहुमत था? यहां बहुमत किसका था? बहुमत था हिंदुओं का। यहां हिंदुओं का बहुमत था। हिंदुओं का यहां क्या था? बहुमत था। और मुस्लिम थे अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक बन गए कौन है? मुस्लिम। मुस्लिम अल्पसंख्यक आ गए और हिंदुओं का इसमें बहुमत रहा। किसमें? बंगाल में। राजधानी बनी कलकत्ता। दूसरा विभाजन किया गया वर्तमान का बांग्लादेश और असम का कुछ क्षेत्र, और इसको नाम दिया पूर्वी बंगाल। इसको नाम दिया पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल नाम दिया। पूर्वी बंगाल, इसकी राजधानी क्या बनी? ढाका। पूर्वी बंगाल की राजधानी बनती है ढाका। और पूर्वी बंगाल में किसका बहुमत था? किसका यहां बहुमत था? यहां किसका बहुमत था? मुस्लिम का। यहां मुसलमानों का बहुमत था। भी अल्पमत में यहां कौन आगे? हिंदू, मुसलमानों का बहुमत। पूर्वी बंगाल में राजधानी ढाका, बंगाल में राजधानी कलकत्ता, हिंदुओं का बहुमत, मुस्लिम अल्पमत में। और यहां पूर्वी बंगाल में हिंदू अल्पमत में थे। तो हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने के लिए काम किया गया कि बंगाल के दो टुकड़े के, बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। बंगाल की राजधानी कलकत्ता, हिंदुओं का बहुमत रहा यहां पूर्वी बंगाल। राजधानी ढाका, यहां मुसलमानों का बहुमत रहा। इस प्रकार बंगाल के दो टुकड़े कर दिए गए। ठीक है। अब यहां क्वेश्चन बनता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 19 जुलाई को। और कहते हैं बंगाल विभाजन की जब घोषणा, उसके खिलाफ कहते हैं कि बंगाली लोग नहीं चाहते कि बंगाल का विभाजन हो। इस कारण कहते हैं कि 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, 5 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में कहते हैं कि एक विशाल सभा आयोजित की गई। और इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस आदि सदस्य थे, जिनके नेतृत्व में, मुख्य नेतृत्व करता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उनके नेतृत्व में बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया कि बंगाल का अंग्रेजों विभाजन किया, उसके खिलाफ हम आंदोलन चलाएंगे। उस आंदोलन का नाम रखा स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में यह स्वदेशी आंदोलन चलाने का निर्णय किया गया। अब बंगाल विभाजन लागू किस दिन हुआ? तो बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर को। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होता है। तो इस दिन कहते हैं कि बंगाल में कौन सा दिवस मनाया गया? इस दिन बंगाल में शोक दिवस, शोक दिवस मनाया जाता है। जिस दिन बंगाल का विभाजन लागू हुआ उस दिन भी 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। और हिंदू मुस्लिम में फूट डालने का प्रयास था। इस कारण रविंद्रनाथ टैगोर, नाम सुना होगा, तो रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर कहते हैं कि इस दिन राखी दिवस भी मनाया गया। हिंदू और मुसलमानों ने आपस में राखी बांधी, तो इसी दिन शोक दिवस मनाया गया और इसी दिन राखी, इस दिन राखी दिवस भी मनाया जाता है। तो बंगाल का विभाजन कब लागू हुआ? 16 अक्टूबर को। याद रखना, इस दिन बंगाल में कौन सा दिवस मनाया? भी
शोक दिवस, और इसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर राखी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, राखी दिवस भी मनाया। अब कहते हैं बंगाल विभाजन लागू, और इसके खिलाफ, बंगाल विभाजन के खिलाफ बंगाल में कौन सा आंदोलन चला? उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के खिलाफ बंगाल में आंदोलन चला, उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन चला बंगाल विभाजन के खिलाफ बंगाल में। ठीक है जी, और इसका मूल नेतृत्व सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के हाथों में था। तो स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन में क्या निर्णय लिया गया कि स्वदेशी आंदोलन में कि अंग्रेजों का हर स्थान पे बहिष्कार किया जाएगा, इनकी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, अंग्रेजी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाएगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया जाएगा। तो अंग्रेजों के हर स्थान पर क्या किया जाएगा? बहिष्कार। तो इस स्वदेशी आंदोलन में सबसे अधिक सफलता मिली वस्त्रों, इसी आंदोलन में सर्वप्रथम कहते हैं विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी, जिसको बाद में गांधी जी ने लोकप्रिय बनाया था। वह सबसे पहले स्वदेशी का प्रयोग, विदेशी का बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन के समय ही बंगाल में यह शुरू हुआ था। तो इसमें विदेशी वस्त्रों की होली जलाएगी, विदेशी वस्तुओं का, अंग्रेजी वस्तुओं का त्याग किया गया, और यह आंदोलन जबरदस्त तरीके से चल रहा है। इसी आंदोलन के समय ही कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, नाम सुना आपने, इसी आंदोलन के समय रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के समय एक गीत लिखा था जो किस नाम से प्रसिद्ध है? अपने बांग्ला भाषा में आमार सोनार बांग्ला। रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो उसमें बड़ा ही लोकप्रिय, बंगाली कहते हैं कि बंगाल के सड़कों पर आंदोलन करते समय इस गीत को गाते थे, अमार सोनार बांग्ला। ये अमार सोनार बांग्ला बड़ा ही लोकप्रिय हुआ रविन्द्रनाथ का ये गीत, जो बंगाली भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा था। और बाद में आपको बताया कि जो पूर्वी पाकिस्तान, आपने पढ़ा पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आजकल क्या बोलते हैं? बांग्लादेश। तो हमारी आयरन लेडी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप, आयरन लेडी इंदिरा गांधी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप आपको होता है कि पूर्वी पाकिस्तान 1971 में पाकिस्तान से अलग हो गया और एक नए देश का निर्माण हुआ, उसका नाम क्या था? बांग्लादेश। तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो गीत लिखा था आमार सोनार बांग्ला, उसको कहते हैं बांग्लादेश ने 1971 में अपना क्या बनाया? राष्ट्र गीत बनाया, अपना राष्ट्रगान बनाया बांग्लादेश ने 1971 में, जब बांग्लादेश है पाकिस्तान से स्वतंत्र होता है और एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसमें इंदिरा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और जो 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा था, वह कहते हैं 1971 में बांग्लादेश ने अपना राष्ट्र भी गाने बनाया। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे, जैसे हमारा राष्ट्रगान भी जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ले किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1905 में स्वदेशी आंदोलन के समय, और बाद में 1971 में बांग्लादेश ने इसको अपना राष्ट्रगीत बनाया। बांग्लादेश 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था, जिसने अपना राष्ट्रगान इसको बनाया अमार सोनार बांग्ला, जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन के समय लिखा जाता है। अब स्वदेशी आंदोलन चल रहा है जबरदस्त तरीके से। अब कहते हैं इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1906, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां होता है? कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है। इसमें सर्वप्रथम कहते हैं दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द बोला और कांग्रेस को लक्ष्य बनाया स्वराज को। और इसी कहते हैं अधिवेशन में गुरुवादियों के दबाव के परिणाम स्वरूप इसी अधिवेशन में भी जो बंगाल का स्वदेशी आंदोलन उसमें बहिष्कार, स्वदेशी का प्रयोग,
राष्ट्रीय शिक्षा जैसे कार्यक्रम है उनको स्वीकार किया गया। मतलब स्वदेशी विदेशी का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा जैसे कार्यक्रमों को इसमें स्वीकार किया जाता है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है जी, स्वदेशी आंदोलन का कहते हैं इसमें प्रचार प्रसार होता है। अब स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, बंगाल विभाजन कर दिया गया, स्वदेशी आंदोलन चल रहा है। और अब कहते हैं स्वदेशी आंदोलन कब तक चलता रहा? 1905 से लेके 1911 तक। 1911 तक स्वदेशी आंदोलन। और 1911 में क्या होता है? 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। दिल्ली दरबार में कहते बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। तो 1911 में कहते हैं स्वदेशी आंदोलन को सफलता मिली और अंग्रेजों को यहां विवश होकर बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। तो स्वदेशी आंदोलन सफल रहा अपने उद्देश्य में, क्योंकि अंग्रेजों को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। कब? 1911 में। ठीक है, तो 1905 की महत्वपूर्ण घटना है बंगाल विभाजन। और अब उग्रवादी युग का प्रारंभ। इसके साथ ही कहते हैं कि लाल बाल पाल और विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता हैं और अरविंद घोष जैसे कांग्रेस में आ चुके थे और इनका उदारवादियों की नीतियों में कोई विश्वास नहीं था। तो अब इन्होंने कहते हैं कि कांग्रेस में आ चुके हैं ये, और उग्रवादी युग का प्रारंभ हम लोग मानते हैं। यहाँ उग्रवादी युग का क्या होता है? प्रारंभ होता है। ठीक है जी। अब कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन की अगले वर्ष की महत्वपूर्ण घटना क्या है? तो 1905 में बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, और अब वर्ष आ गया 1906। 1906 का वर्ष। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1906 की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? इससे पहले के इतिहास में चले तो 5 में बंगाल विभाजन और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें भी स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य बनाया जाता है। अब 1905 में भी बंगाल विभाजन हो गया। अब भारत के मुस्लिम हैं, उसमें भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो। तो 1906 की घटना वर्ष है कि भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो थे शिमला में, और मुसलमानों का एक प्रतिनिधि शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिलता है। भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलता, मुसलमानों का एक प्रतिनिधि किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में। तो आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल मिलता है और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करता है। वो कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक, हमारा शोषण हो रहा है, इस कारण कहते हैं नौकरियों में हमें आरक्षण दिया जाए और हमें विधानसभाओं में पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाए, क्योंकि हम संख्या में कम होने के कारण हम निर्वाचित नहीं हो पाते। इस कारण कहते हैं वायसराय मिंटो के कहने पर ही कहते हैं कि उन आगा खां और उसके सहयोगी ने मिलकर संस्था गठन किया, जो आप सबको जानते हो, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। तो 1906 की महत्वपूर्ण घटना है भी 30 दिसंबर 1906 को ढाका का नवाब था ढाका में कहते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया जाता है। तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका का नवाब था, उसमें सलीमुल्लाह के घर पे कहते हैं कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया। तो मुस्लिम लीग का जो संस्थापक माना गया हुआ है ढाका का नवाब था सलीमुल्लाह ढाका का जो नवाब था उसको मुस्लिम लीग का संस्थापक माना गया है। तो मुस्लिम लीग का गठन सलीमुल्लाह खां और उसके सहयोगी थे आगा खां, जो बाद में मुस्लिम लीग के आजीवन अध्यक्ष भी बनते हैं। तो सलीमुल्लाह खां के घर पे 1906 में भी ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ, और कहते हैं ये मुस्लिम लीग है, यह भारत के विभाजन का एक कारण भी बनती है कि भारत विभाजन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी इस मुस्लिम लीग को ही माना जाता है। और कहते हैं अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत मुस्लिम लीग का गठन करवा दिया, और इस मुस्लिम लीग ने पूरे स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया था और अंग्रेजों का सहयोग किया था। इस कारण भारत के विभाजन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी इसे ही माना गया है। तो मुस्लिम लीग का भी गठन करता ढाका नवाब सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष
कहते हैं मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन बना। जैसे आपने चर्चा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बने, WC बनर्जी। इसी प्रकार मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन बने, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष माने गए हैं वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। तो वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष माने गए हैं। उसके बाद 1908 में आगा खां को मुस्लिम लीग का आजीवन अध्यक्ष बना दिया। आगा खां 1908 में मुस्लिम लीग के आजीवन अध्यक्ष बनते हैं, किंतु 1906 की महत्वपूर्ण घटना है, मुस्लिम लीग का गठन हो गया। ठीक है जी। और 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ होता है, कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता की दादा भाई नारोजी ने। अब भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1906 और अब आ जाओ 1907। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में 1907 में कौन सी घटना घटित हुई, तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण घटना क्या थी, जो आप सबको पता है, और वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जिसको हम बोलते हैं सूरत की फूट। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत अधिवेशन या इसको सूरत की फूट भी बोलते हैं। सूरत की फूट या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। देखो भी अब क्वेश्चन आता है, जैसे फर्स्ट ग्रेड में पिछली बार आया था कि सूरत अधिवेशन कांग्रेस का कौन से नंबर का अधिवेशन था, तो सूरत अधिवेशन प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, 1885 में। उसके बाद लगातार हर वर्ष दिसंबर के महीने में हो रहे हैं, तो 1885 में प्रथम, और उसके बाद जोड़ लो, आपको इतनी तो गणित आती है कि 1907 में कौन सा अधिवेशन हुआ, ये नंबर कौन सा है, 23वां 23वां नंबर। देखो याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 से लेके 1929 तक, यहां आपको कांग्रेस के अधिवेशन हुए उनके नंबर याद नहीं करने, क्योंकि 85 से लेके 1929 तक प्रतिवर्ष हर वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए, और इसी में डिसाइड किया प्रतिवर्ष दिसंबर महीने में, तो यहां महीना भी चेंज नहीं हुआ। 1885 से लेके 1929 तक प्रतिवर्ष वार्षिक अधिवेशन हुए, और वो भी दिसंबर के महीने में, किंतु 1929 के बाद आपको इनके नंबर याद करने पड़ेंगे और महीने भी चेंज हो गए। जैसे 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं, ठीक है, वो फिर 1931 में होता है, वो भी अप्रैल में होता है। इसी प्रकार 1936 में कांग्रेस के एक ही साल में 2 वार्षिक अधिवेशन हुए, ठीक है, जैसे लखनऊ और फैजाबाद, 2 अधिवेशन एक ही साथ में, दोनों वार्षिक अधिवेशन माने गए, तो उनके क्रम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्यों यहां नंबर याद नहीं करना 1929 तक, क्योंकि 85 से लेकर 1929 तक प्रतिवर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे हैं। ठीक है जी। अब 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब इससे पहले एक प्रश्न उपस्थित होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन प्रस्तावित था, तो ये कहां प्रस्तावित था, सूरत में हो रहा था क्या, जी नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन था, वो होना था कहां, नागपुर में। तो ये सूरत में अधिवेशन न होके कहां होना था, नागपुर में होना था। ठीक है, नागपुर में होना था। और कहते हैं कि तिलक थे या उग्रवादी का नेतृत्व करे तिलक, और तिलक कहते हैं यहां कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे। उग्रवादी भी कांग्रेस का नेतृत्व चाहते, अध्यक्ष बनना चाहते। इस कारण कहते हैं उदारवादियों ने कहते हैं फिरोज शाह मेहता को कहकर नागपुर के स्थान पर कहते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन कहां करा दिया, सूरत, चेंज करा दी, सूरत में करा दिया, नागपुर के स्थान पे। अब आप कहोगे नागपुर में क्या प्रॉब्लम थी, भी नागपुर में तो भी कहते हैं कि तिलक को अध्यक्ष बनने से रोक सकते थे, तो सूरत में रोका उस प्रकार। तो कहते हैं कि यहां उदारवादी नहीं चाहते थे तिलक अध्यक्ष बने से, तिलक को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि फिरोज शाह मेहता कहकर इसका सूरत अधिवेशन क्यों किया, क्योंकि कहते उसमें जो नागपुर था वह मध्य प्रांत में था। नागपुर किस में था, मध्य प्रांत में, और सूरत था बंबई, सूरत बंबई प्रांत में था। ठीक है। अब उसमें कांग्रेस के संविधान की एक महत्वपूर्ण बात क्या थी कि कांग्रेस में यह था कि
संविधान में महत्वपूर्ण बात क्या थी? कांग्रेस संविधान में था कि जो आयोजक होगा वह अध्यक्ष ही नहीं बन सकता। और कहते हैं अगर नागपुर में होता तो तिलक अध्यक्ष बन सकते थे, क्योंकि तिलक का क्षेत्र था वो बंबई में आता था। ठीक है, बंबई प्रांत में था, इस कारण तिलक यहां अध्यक्ष पद के लिए खड़े हो सकते थे, कि इसमें यही नियम था कि जो आयोजक होता है वो अध्यक्ष नहीं बन सकता। इस कारण कहते हैं नागपुर तिलक बंबई में आ गए थे, इस कारण यहां तिलक अध्यक्ष बन सकते थे। इस कारण तिलक को अध्यक्ष बनने के लिए उदारवादियों ने नागपुर के स्थान पर कांग्रेस का अधिवेशन कहां करवा दिया? सूरत में। सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन स्थान चेंज करा दिया। इस कारण सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब कहते हैं कि उग्रवादी फिर भी अध्यक्ष बनना चाहते थे, इस कारण कहते हैं अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए उग्रवादी थे। सूरत अधिवेशन में जो उग्रवादी थे, उग्रवादियों ने कहते हैं अध्यक्ष पद के लिए किसको खड़ा कर दिया? उग्रवादियों ने अध्यक्ष पद के लिए खड़ा कर दिया लाला लाजपत राय को, अपना उम्मीदवार बनाया लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को अपने उम्मीदवार बनाया और इनके सामने उदारवादियों ने अपना उम्मीदवार किसे बनाया? रास बिहारी घोष। रास बिहारी बोस नहीं, घोष है, रास बिहारी घोष को अपना उम्मीदवार बना लिया। तो उग्रवादियों का उम्मीदवार लाला लाजपत राय और उदारवादियों का रास बिहारी घोष। तो कहते हैं कि उदारवादी जिद पे अड़ गए कि हम तिलक भी लाला जी को अध्यक्ष नहीं बनने देंगे, रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाएंगे। अंत में कहते हैं कि भी लाला लाजपत राय पराजित हुए और रास बिहारी घोष है वो अध्यक्ष बनते हैं। तो रास बिहारी घोष सूरत अधिवेशन के क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष ने। ठीक है जी। अब युवा थे, उग्रवादी पराजित हो गए, तिल मिला के रह गए, कर कुछ नहीं सकते, हार गए तो हार गए जी। अब कहते अधिवेशन प्रारंभ हुआ। अधिवेशन प्रारंभ हुआ। अधिवेशन प्रारंभ होते ही कहते हैं तिलक स्टेज पे आए और तिलक ने कहते हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन है वो जो बंगाल में चल रहा है, उस स्वदेशी आंदोलन के जो कार्यक्रम थे, बहिष्कार, भी राष्ट्रीय शिक्षा जैसे कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रम को वो कहते हैं कि कहां चलाना चाहते थे? पूरे देश में। तो कांग्रेस इस प्रस्ताव पारित करे कि स्वदेशी आंदोलन के जो कार्यक्रम है भी बंगाल से निकल के संपूर्ण भारत में चलाए जाएं। तो ये प्रस्ताव रखा, किंतु उदारवादियों ने इनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उदारवादियों ने इनके इस प्रस्ताव का स्वीकार कर दिया। तो कहते हैं इनके कांग्रेस के कार्यक्रमों को लेकर आपस में मतभेद हो गया और कहते हैं उसी समय कहते हैं उदारवादी और उग्रवादी आपस में भिड़ जाते हैं। कहते हैं जिस टेंट में अधिवेशन जरा था आपस में भिड़ गए। कहते हैं इसमें खूब आपस में लात गुस्सा चले, भी टेंट को फाड़ दिया, टेबल कुर्सी तोड़ दी और एक दूसरे के खूब लात गुस्से इसमें चले। अंत क्या हुआ? अंत कहते हैं कि सूरत अधिवेशन में भी कांग्रेस से उदारवादियों का बहुमत था, इस कारण उदारवादियों ने उग्रवादियों को निष्कासित कर दिया। तो उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित होना पड़ता है। मतलब सूरत की अधिवेशन में क्या हुआ? भी कांग्रेस की फूट पड़ गई, कांग्रेस का विभाजन हो गया और उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया जाता है। इस कारण इसको बोलते हैं सूरत की फूट। तो सूरत की फूट में क्या हुआ? भी उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है। तो 1907 की महत्वपूर्ण घटना भी कांग्रेस का प्रथम, इसको कांग्रेस का प्रथम विभाजन मानते हैं। 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है और सूरत की फूट जिसको हम लोग बोलते हैं, उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। अब इसका फायदा कहते हैं ब्रिटिश सरकार ने या अंग्रेजों ने उठाया। और अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने इसका क्या फायदा उठाया? उन्होंने कहते हैं बाल गंगाधर तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक को इन्होंने क्या किया? भी राष्ट्रद्रोह का इनमें मुकदमा चलाया और इनको गिरफ्तार कर लिया। तो वर्ष घटना आ गई 1907 निकल गया था 1908। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1908 की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? बाल गंगाधर तिलक को सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलता है बाल गंगाधर तिलक पे और इनको 6 वर्ष की सजा सुना जाती है। 6 वर्ष की इनको जेल,
6 वर्ष की जेल होगी, बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा सुना दी गई, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला। अब यहां क्वेश्चन बनता है, बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए कौन सी जेल में रखा गया, कहां भेजा गया? तो बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए मांडले कहां पड़ता भाई? मांडले पड़ता म्यांमार में, बर्मा म्यांमार में पड़ता मांडले। तो तिलक को मांडले जेल में निर्वासित कर दिया जाता है, वहां भेज दिया गया। इन्होंने 6 वर्ष तक तिलक ने कहते हैं मांडले जेल में व्यतीत किए थे, म्यांमार, उसमें का बर्मा, वर्तमान का म्यांमार में। और इसी जेल में अपने बड़ा होगा तिलक ने कहते हैं भी भागवत गीता पर एक पुस्तक लिखी थी मराठी में, गीता रहस्य इसी जेल में तिलक ने लिखी थी। इसी जेल में तिलक ने कहते हैं वेदों पर एक पुस्तक लिखी थी, आर्कटिक होम इन द वेदाज या आर्कटिक होम इन द आर्यंस नामक 2 पुस्तक लिखते हैं तिलक इसी जेल में। तिलक जेल में चले गए, लाला लाजपत राय पंजाब आ गए। लाला लाजपत राय है वो पंजाब आ जाते हैं। और अरविंद घोष जो अरविंद घोष थे वो इतने कहते हैं इससे विचलित हुए कि अरविंद घोष ने राजनीति से सन्यासी ले लिया। वो सन्यासी बन गए, वो कहां चले गए? पांडिचेरी। तो अरविंद घोष पांडिचेरी चले गए, सन्यासी बन गए। लालाजी पंजाब आ गए, भी तिलक हैं वो मांडले जेल में निर्वासित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार कुछ समय के लिए कहते हैं आपके भी उग्रवादियों की लगभग कमर ही टूट गई, उग्रवादी एक बार बिल्कुल शांति हो गए। तो 1908 की महत्वपूर्ण घटना। अब आ जाओ 1909 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कौन सी घटना घटित हुई? तो 1909 की भारत के स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो 1909 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कौन सी घटना घटी थी? जो आप सबको पता है कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ और मुस्लिम लीग बार बार मांग कर रही थी कि हमें अपने गठन तो हमें कुछ तो दो। उधर कहते हैं उदारवादियों को भी अंग्रेज संतुष्ट करना चाहते हैं। उदारवादी बार बार मांग कर रहे थे कि प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभाओं की सदस्य संख्या में वृद्धि करो, हमें कहते हैं उसमें कुछ अधिकार भी दो, हमें अधिकार भी बिल्कुल नहीं है, सदस्य संख्या में वृद्धि करो। इस कारण उदारवादियों और कहते हैं कि मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए आता है 1909 का अधिनियम। तो 1909 की महत्वपूर्ण 1909 का भारत शासन अधिनियम 1909, या इसको दूसरा नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार या 1909 का अधिनियम। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, इसको मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहते हैं? इसे मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहते हैं? देखो, मार्ले और मिंटो 2 व्यक्ति हैं। ये मार्ले कौन है? ये मार्ले है भारत सचिव, इंडिया सेक्रेटरी, जो इंग्लैंड में बैठता है, भारत सचिव, ठीक है जी। और मिंटो कौन है? भारत का वाइसराय। मिंटो भारत के वाइसराय हैं और मार्ले भारत सचिव हैं। ये दोनों मिलके 1909 का अधिनियम लेके आते हैं, तो इस कारण इसका नाम पड़ गया मार्ले मिंटो सुधार या 1909 का अधिनियम। इसमें क्या प्रावधान थे? इसका महत्वपूर्ण प्रावधान था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं की सदस्य संख्या में कुछ वृद्धि की गई। ये महत्वपूर्ण होगी। एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने क्या किया कि मार्ले मिंटो जो सुधार था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या था? सबसे महत्वपूर्ण था मुस्लिम लीग बार बार मांग कर रहे थे कि हमें पृथक निर्वाचन मंडल दो, तो इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया था। किसको? मुसलमानों को। मुसलमानों को क्या दिया गया? मुसलमानों को क्या दिया गया? पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। पृथक निर्वाचन मंडल मतलब भारत में कौन सी निर्वाचन प्रणाली प्रस्तुत है? संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। यहां पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब ये होता है कि नौकरियों में नहीं, भी विधानसभाओं में पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया कि मुस्लिम सदस्य उस सीट पे खड़ा हो सकता है और उसके लिए वोटिंग भी मुस्लिम ही कर सकता है। इस कारण पृथक निर्वाचन मंडल
किसको दिया गया? भारतीय मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। ये कहते हैं भारत विभाजन के यहां बीज बोए गए, क्योंकि अंग्रेजों की नीति क्या थी? फूट डालो और राज करो। तो फूट डालो और राज करो की नीति के तहत पृथक निर्वाचन मंडल है वो भारतीय मुसलमानों को प्रदान किया जाता है। इस 1909 के या मार्ले मिंटो सुधार का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यही था जो आपको ध्यान में रखना है कि पृथक निर्वाचन मंडल लागू किया गया, जो भारतीय विभाजन का बीज यहां बो दिए गए। इसका कांग्रेस ने विरोध किया। ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल का। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया। अब कहते हैं ये भारत विभाजन के लिए क्यों जिम्मेदार था? कहते हैं जो मार्ले था, भारतीय मार्ले था, उसने कहते हैं मिंटो को एक पत्र लिखा था। इसके बाद मिंटो को पत्र लिखा था मार्ले ने, और मार्ले क्या कहता है? मार्ले कहता है कि हमने भी ऐसे विषैले बीज बोए हैं जो आने वाले समय में कड़वी या विषैली फसल देंगे। तो हमने विषैले बीज बो दिए जो आने वाले समय में कड़वी या विषैली फसल देंगे। ये किसका कथन है? एग्जाम में ये पूछते हैं कि भारत सचिव लॉर्ड मॉर्ले का। तो भारत सचिव लॉर्ड मॉर्ले ने भी क्या कहा कि 1909 के अधिनियम के बारे में कहा कि हमने ऐसे विषैले या जहरीले बीज बो दिए जो आने वाले समय में जहरीली या विषैली फसल भी देंगे, या उसके फल देंगे, जहरीले या विषैले फल। और जहरीले और विषैले फल या बीज भी क्या मिले हमें? फसल कौन सी मिली? वो मिली भारत विभाजन के रूप में। तो कहते हैं यहां भारत विभाजन के बीज बोए जाते हैं। तो 1909 का अधिनियम, 1909 के वर्ष की महत्वपूर्ण घटना, 1909 का अधिनियम भारत में आता है, मार्ले मिंटो सुधार। अब भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आ गया वर्ष 1910। 1910 अब 1910 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम कोई बड़ी महत्वपूर्ण घटना आपको याद करने वाली है नहीं। जो आपको याद करनी है कोई महत्वपूर्ण घटना 1902 की नहीं। किंतु अब आ जाओ वर्ष 1911। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1911 का वर्ष बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 1911 में क्या हुआ? तो 1911 का महत्वपूर्ण वर्ष है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार लगता है 1911 में। तो दिल्ली दरबार 1911 में भी क्या था? ये कहते हैं इंग्लैंड के सम्राट थे जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज पंचम भारत आते और उनके सम्मान में कहते हैं भारत के वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग ने कहते हैं दिल्ली में एक विशाल दरबार का आयोजन किया था। तो भी दिल्ली दरबार किसके सम्मान में लगा था? इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम और उनके साथी उनकी मेरी कौन है? मेरी नहीं, इस जॉर्ज पंचम की ये क्या थी? पत्नी थी। तो जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी मेरी के साथ भारत में आते। इनके सम्मान में कहते हैं जॉर्ज पंचम और मेरी के सम्मान में लॉर्ड हॉर्डिंग ने, भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। तो लॉर्ड हार्डिंग ने इनके सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। ठीक है, तो जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस दिल्ली दरबार की महत्वपूर्ण घटना जो हमने चर्चा की कुछ देर पहले कि बंगाल विभाजन के खिलाफ कौन सा आंदोलन चला था? बंगाल विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन चलता उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ चलता है। और स्वदेशी आंदोलन 1905 से चल रहा है। कब तक? 1911 तक। तो यहां कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और इसकी महत्वपूर्ण घोषणा हुई बंगाल विभाजन, दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द। इसमें बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है, बंगाल को वापस एक प्रांत बना दिया जाता है। तो बंगाल विभाजन रद्द। दूसरी घटना इसमें घोषणा हुई कि भारत की राजधानी, भारत की कैपिटल, भारत की जो राजधानी है, भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर क्या होगी? दिल्ली। तो इसमें घोषणा की गई कि भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर क्या होगी? दिल्ली होगी।
तो दिल्ली दरबार में घोषणा की गई कि भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पे क्या होगी, दिल्ली होगी। दिल्ली भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई। ठीक है, तो कलकत्ता के स्थान पे क्या होगी, भारत की राजधानी दिल्ली। अब एग्जाम में क्यों सुना है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, तो 1911 में मत कर लेना, 1911 में घोषणा हुई है, बनी नहीं है। भारत की राजधानी दिल्ली बनी 1912 में। ठीक है, 1911 में न बन के भारत की राजधानी भी दिल्ली कब बनी, 1912 में। तो 1911 का वर्ष की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं भी दिल्ली दरबार का आयोजन, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, और दूसरी घटना है भी भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली बना जाएगी, इसकी घोषणा की जाती है। ठीक है जी, 1911। अब आगे हम 1912, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1912 का वर्ष, तो 1912 में कौन सी घटना घटित हुई। अभी हमने चर्चा की कि भारत की राजधानी क्या बनी, कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली। तो भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर एक तो दिल्ली बनती है। उसमें भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग एक विशाल जुलूस के साथ दिल्ली में प्रवेश करते हैं राजधानी परिवर्तन के समय। तो कहते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंका जाता उनकी हत्या के लिए। घटना है 23 दिसंबर 1912 को। 23 दिसंबर 1912 को कहते हैं लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंका जाता है, एक योजना बनती है। तो लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंकने की योजना किसने बनाई, यहां क्वेश्चन आता है। लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर दिल्ली राजधानी चेंज करते समय बम फेंकने की योजना किसने बनाई, तो क्रांतिकारी थे हमारे रास बिहारी बोस। किसने योजना बनाई थी, रास बिहारी रास बिहारी घोष नहीं, बोस। रास बिहारी बोस ने कहते हैं इन पे बम फेंकने की, बम मारने की योजना बनाई थी। कहते हैं कि योजना ये बनाते हैं, इस पे बम फेंका किस जाता है, तो जो राजस्थानी इतिहास कहते हैं कि इस पे बम फेंका गया, वो राजस्थान के क्रांतिकारी थे बारठ बंधुओं में भी जोरावर सिंह बारठ है। जोरावर सिंह बारठ ने कहते हैं कि चांदनी चौक पर 23 दिसंबर 1922 को लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर चांदनी, दिल्ली में नाम सुना चांदनी चौक, दिल्ली के चांदनी चौक पर इनके जुलूस पर बम फेंका जाता है। और लॉर्ड हार्डिंग का बॉडीगार्ड मर गया, किंतु लॉर्ड हार्डिंग बच जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं भी राजधानी चेंज करते समय लॉर्ड हार्डिंग के भी जुलूस पर बम फेंका गया। राजस्थानी क्रांतिकारी थे, जोरावर सिंह बार्ट ने बम फेंका, योजना बनाई रास बिहारी बोस ने, किंतु लॉर्ड हार्डिंग बच जाते हैं। इसके बाद रास बिहारी बोस है वो जापान भाग जाते हैं। तो रास बिहारी बोस कहां से लाते हैं, जापान। और अब कहते हैं इसमें बहुत से क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंकने के जुलूस में। इसमें 4 व्यक्तियों को फांसी दी जाती है। 4 व्यक्ति कौन से क्रांतिकारी जिनको लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंकने के अपराध में फांसी दी गई, तो भी बसंत कुमार, अमी चंद, अवध बिहारी, बसंत कुमार, अमी चंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद, इन 4 व्यक्तियों को फांसी दी गई। मतलब कि याद कैसे रखना है, जैसे बाल मुकुंद कि लॉर्ड हार्डिंग के अपराध, बम फेंकने के अपराध में किनको फांसी दी गई, बाल मुकुंद। दूसरा है बसंत कुमार। तीसरे हैं अवध बिहारी और चौथे हैं अमी चंद। इन 4 को फांसी दी। याद रखना, बै से बाल मुकुंद और बै से बसंत कुमार, एक बै पे स्क्वायर, ऐसे अवध बिहारी, ऐसे अमी चंद, ए पे स्क्वायर, 2 ए और 2 बै। भी बाल मुकुंद, बसंत कुमार, अवध बिहारी और अमी चंद, इन 4 व्यक्तियों को कहते हैं लॉर्ड
होर्डिंग पे बम फेंकने के उपलक्ष्य में दिल्ली मुकदमा चला और इनको फांसी दी गई। तो 1912 की महत्वपूर्ण घटना, ठीक है, फांसी दी गई। इन 4 व्यक्तियों को दिल्ली भारत की राजधानी बन गई, लॉर्ड होर्डिंग बच जाते हैं। तो इस प्रकार 1900 भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हम चर्चा करते हैं तो उग्रवादी युग 1905 में बंगाल का विभाजन, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, मुस्लिम लीग का गठन, 1907 में सूरत की फूट, ठीक है, यह कांग्रेस का प्रथम विभाजन, 1908 में तिलक को भी कैद और 6 वर्ष की सजा, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, 1911 में भी दिल्ली दरबार का आयोजन, 1911 और 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली बनती है।